नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल, राहुल सिंह लोधी ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। राजेंद्र शुक्ल को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें, विंध्य क्षेत्र ब्राह्मण बहुल इलाका है। मौजूदा मंत्रिमंडल में बघेलखंड विंध्य क्षेत्र में से मीना सिंह, मनावी, राम खिलवान और विसाहुलाल सिंह मंत्री रहे थे। साथ ही गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष हैं। और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कई अटकलों के बीच अब मंत्रिमंडल विस्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी भी फिलहाल एक नाम बाकी है। आपको बता दें, अगर 2018 की बात करें तो विंध्य से बीजेपी को अच्छी सीट मिली थी, लेकिन कोई ब्राह्मण नेता मंत्री नहीं बना था, जिसके चलते जो नाराजगी है वो लगातार बीजेपी के सामने, पार्टी के सामने चुनौती बनी हुई थी। हालांकि चुनौती अभी भी कम नहीं हुई है। ब्राह्मणों के साथ साथ राजपूतों को अगर देखा जाए तो विंध्य में सबसे बड़ी तकरार, जो लड़ाई है, वो ब्राह्मण और राजपूतों के बीच में है। लेकिन इस बार जिस तरह से ब्राह्मण नेता को चुना किया है और मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, अब कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो बीजेपी की अब भी कम नहीं है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आखिर बीजेपी को चुनाव से 2 से ढाई महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो समीकरण बन रहे थे अमृता, राजनीति को क्षेत्रीय, उसको साधना बीजेपी को जरूरी था। क्योंकि बीजेपी ने जो हालिया सर्वे कराए थे और उसके पहले भी, जब बीजेपी को मालवा निमाड़ कहें, ग्वालियर चंबल कहें, मध्य भारत कहें, वहाँ अच्छी खासी हार का सामना करना पड़ा था महाकौशल में। लेकिन अकेला विंध्य ऐसा था जिसने बीजेपी की साख बचाई थी और बीजेपी को 109 के बहुमत तक पहुंचाया था। हालांकि वो बहुमत से 116 से कुछ दूर रह गई थी, लेकिन विंध्य में बीजेपी ने 90% सीटें जीती थी। लेकिन बाद में इक्वेशन ऐसे बने कि सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करने के चक्कर में विंध्य को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल नहीं पाया। यह बात और है कि गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर एक ब्राह्मण चेहरे को भी लाया गया था, लेकिन क्षेत्र से मांग उठ रही थी कि उतना पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। एक हालांकि राम खिलावन पटेल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था जी, लेकिन ब्राह्मण इसको लेकर लगातार नाराजगी जता रहे थे। फिर सीधी कांड के बाद जिस प्रकार से कार्रवाई हुई थी आरोपी पर, उससे ही ब्राह्मण समाज में नाराजगी थी, जिसको दूर करना बहुत जरूरी था। यही कारण था कि बीडी शर्मा को वहां की कमान सौंपी गई, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसी कड़ी में नीलम मिश्रा और अभय मिश्रा, जो बीजेपी से दोनों विधायक रहे हैं, उनको पिछले दिनों पार्टी में लाया गया। और राजेंद्र शुक्ला, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद विश्वस्त माने जाते हैं, पूर्व में वो मंत्री रह चुके हैं, उनकी वापसी की गई है। क्योंकि विंध्य में पार्टी को लग रहा था कि जितनी सीटें पार्टी ने जीती है, तो शायद इस बार अगर स्थितियां अनुरूप नहीं की गई, अनुकूल नहीं की गई, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो शायद बीजेपी के लिए हालात उतने अनुकूल ना रहे। और जिस प्रकार से कांग्रेस भी इस क्षेत्र में सक्रिय है, कमलनाथ ने वहाँ कई सारे सम्मेलन किए हैं, तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये थी कि ब्राह्मणों को भी साधना था। हालांकि गोपाल भार्गव है और नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल का प्रतिनिधित्व करते हैं और गोपाल भार्गव को कह सकते हैं बुंदेलखंड से आते हैं जी। तो विंध्य से, चूंकि जैसा आपने भी शुरू में कहा था कि जहाँ ब्राह्मण और राजपूत एक बड़े प्रभावशाली एक समुदाय है, तो जिनके भी सामंजस्य बिठाना जरूरी रहता है। और ये पहली बार नहीं, कांग्रेस के जमाने में हम देखते थे, एक तरफ श्रीनिवास तिवारी हुआ करते थे और दूसरी तरफ अर्जुन सिंह। बाद में श्रीनिवास तिवारी के बेटे सुंदरलाल तिवारी और अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह। सुंदरलाल तिवारी का निधन हो चुका है, अजय सिंह पार्टी में एक तरह से हाशिए पे चल रहे हैं, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव भी हार गए हैं और विधानसभा के चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो कहा जा रहा है कि शायद इस बार उनका सियासी भविष्य संकट में है। ऐसे में बीजेपी अपने लिए अनुकूल स्थितियां मान रही थी। और चूंकि मंत्रिमंडल में 4 पद खाली भी थे, क्योंकि कुल स्ट्रेंथ का 15% यानी 230 विधानसभा सदस्यों की संख्या में 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, तो 35 पद ही होते हैं, 31 लोग शामिल थे। 4 पद लंबे समय से खाली थे, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी और उसके पहले बीजेपी कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहती थी। यही कारण है कि संगठन और सरकार में लंबा विमर्श हुआ, दिल्ली तक चर्चा की गई। इसके बाद राजेंद्र शुक्ला का नाम फाइनल किया गया जी। गौरीशंकर की बात है, 7 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं और बालाघाट के साथ साथ आसपास सिवनी है, छिंदवाड़ा है,
इन इलाकों में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है, क्योंकि पवार समुदाय में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। और पिछली बार उनको मंत्रिमंडल में एडजस्ट नहीं किया था, तो पार्टी ने उनको जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका अध्यक्ष बना के उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया था। लेकिन जो मांग थी कि उनको मंत्री बनाया जाए और उस पूरे इलाके में, क्योंकि पिछली बार भी बिसेन चाहते थे कि उनकी बेटी मौसम को बालाघाट से लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए, लेकिन सहमति नहीं बनी। फिर ढाल सिंह बिसेन का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया और उनको जीत मिली। इस बार भी बिसेन चाह रहे हैं कि उनकी बेटी को टिकट मिल जाए, लेकिन वो अपना दावा भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि उनको छिंदवाड़ा से अगर कमलनाथ के खिलाफ पार्टी लड़ाती है तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। एक बात और उन्होंने ये भी कही थी कि वो चुनाव से दूर रहने को भी तैयार है। तो पवार समाज और आसपास के जो महाकौशल, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को कमलनाथ के कारण बड़ी सफलता मिली थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि छिंदवाड़ा की सारी 7 की 7 सीटें कांग्रेस को जीती थी कांग्रेस ने। तो बीजेपी उनके इस प्रभाव का फायदा लेना चाहती थी, इसलिए दूसरा नाम उनका शामिल किया गया। जहां तक राहुल लोधी की बात है, उससे 2 समीकरण बीजेपी ने साधे। एक तो लोधियों की बहुतायत है। पहले जालम सिंह पटेल के नाम पर चर्चा की गई थी, लेकिन उनके बड़े भाई प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, लोधियों में अच्छी पेट है। और मध्य प्रदेश में लोधियों के 2 ही बड़े नेता माने जाते हैं, एक उमा भारती है, दूसरी प्रहलाद पटेल है। चूंकि उमा भारती पिछले कुछ समय से सरकार से नाराज चल रही थी, शराबबंदी जैसे तमाम इश्यू पर उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया था, तो उनको साधने के लिए पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि नए वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश में शराब के आते बंद कर दिए जाएंगे, और जिसपे अमल भी किया गया। इसके बाद जो प्रीतम लोधी, जो उनके रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने ब्राह्मण विरोधी बयान दिया था, जिसको लेकर उमा भारती ने नाराजगी जताई थी और प्रीतम लोधी को पार्टी से हटा दिया गया था। लेकिन उनको भी लाया गया, तो जो 39 कैंडिडेट घोषित किए गए उनको पिछोर से केपी सिंह के सामने फिर से मैदान में उतारा गया। और इसी कड़ी में राहुल लोधी को, उनके जो कि भतीजे हैं, पहली बार के विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोधी ओबीसी पवार और ब्राह्मणों को साधने का प्रयास किया। एक तरह से विंध्य की साधने की प्रयास किया बीजेपी ने महाकौशल में, और बुंदेलखंड के साथ साथ लोधियों को साधने का प्रयास किया है। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि उमा भारती के चलते, उमा भारती को साधने के लिए, लोधी समाज को साधने के लिए जिस तरह से राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, ऐसे में एक और नाम चर्चा में था जालम सिंह का। कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास जो है वो जरूर किया गया है बीजेपी की ओर से, लेकिन अब भी बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं है। देखिए, राजनीतिक दलों के सामने रोज नई चुनौतियां होती हैं। कई बार क्षेत्रीय स्थितियां हैं, जातिगत समीकरण है, कभी कोई ऐसा मुद्दा हावी हो जाता है कि जिसके कारण आपकी सारी प्लानिंग धरी रह जाती है। जहां तक जालम सिंह पटेल का है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी जो परिवारवाद वंशवाद का विरोध करती है, लेकिन अभी उनके दोनों भाई, एक सांसद है प्रहलाद पटेल और जालम सिंह पटेल विधायक हैं। जालम सिंह पटेल इसके पहले भी मंत्री उनको बनाया जा चुका था। जब कोलारस मुंगावली का उपचुनाव होना था, तब उन्हें 3 लोगों को मंत्री बनाया गया था। उनमें से एक नाम जालम सिंह पटेल का भी था, लेकिन पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी। तो एक भाई केंद्रीय मंत्री है, दूसरा भाई विधायक, और उसको मंत्री बना दिया जाता तो गलत संदेश जाता। दूसरा कि नरसिंहपुर के जिस इलाके से जालम सिंह पटेल आते हैं, वहां से जालम सिंह पटेल को मंत्री बनाने से बीजेपी का न जातिगत समीकरण सदरा था, न क्षेत्रीय समीकरण। इसीलिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। हाँ, जरूर चौथा पद जो खाली था उसके लिए जरूर लाल सिंह आर्य के नाम पर चर्चा की गई। एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गोहद से उनको भी पार्टी ने टिकट दिया, पिछला चुनाव हार गए थे। वो भी पहले शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में सदस्य रह चुके हैं, पार्टी का बड़ा चेहरा और जाटव चेहरा है, तो जिनका इस्तेमाल पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी पिछली बार भी किया था और अगले लोकसभा चुनाव में भी करेगी। एक और चेहरे की बात थी कि शायद एससी के साथ साथ एसटी, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी चेहरे को भी शामिल किया जाए, लेकिन उस पर भी सहमति नहीं मिल पा रही थी। तो फिर ये निर्णय हुआ कि पहले 3 लोगों को मंत्री की शपथ दिलाई जाए और एक पद फिलहाल खाली रखा जाए। अगर निकट भविष्य में या अगले हफ्ते 15 दिन में इस पर सहमति बनती है तो फिर उस एक पद को भी भर दिया जाएगा। फिर वो हो सकता है एससी से भी हो सकता है, एसटी से भी हो सकता है। जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है मनोज जी, जिस तरह से सिंधिया के समर्थन से सरकार तो बनी, लेकिन उसका खामियाजा चुनाव आते आते कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है, और उसका नतीजा शायद मंत्रिमंडल विस्तार ही है, जहां जो मंत्री काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे उनको मनाने के लिए जो प्रयास है वो साफ तौर पर आज देखे गए हैं। देखिए, राजनीति में कोई पद नहीं छोड़ना चाहता है। जैसे मैंने बताया कि गौरी शंकर बिसेन 7 बार के विधायक है, 2 बार के सांसद हैं, या गोपाल भार्गव की करें, अब जिनमें से जिनको भी टिकट कटता है तो वो नाराजगी व्यक्त करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मिल जाए। हालांकि ये बात हो रही है कि जब उनको टिकट मिलता है तो किसी की कीमत पर मिलता है, कि अगर उनको टिकट मिला हुआ तो उसके पहले किसी का टिकट काटा गया होगा,
तो जितने नेता होते हैं वो ये दर्शाना चाहते हैं कि वो एक तरह से कि वो उनके लिए पार्टी सब कुछ है, या पार्टी को उन्होंने क्या दिया। वो ये कभी नहीं बताते हैं कि पार्टी ने उनको क्या दिया, कि एक छोटे कार्यकर्ता से अगर उनको उठाकर सांसद विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, तो पार्टी के प्रति उनकी कुछ जवाबदेही है। तो आमतौर पर ये नाराजगी देखी जाती है। लेकिन चूंकि बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, वहाँ लीडर से बहुत अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए बीजेपी में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अतीत में आप देखिए, कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे, बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बनाई, सफल नहीं हुए, बाद में वापस उनको बीजेपी में आना पड़ा। उमा भारती मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने बीजेपी से नाराज होकर, जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था 2004 में जी 3 के दिसंबर में, तो 4 में माफ कीजिए, तो उन्होंने नाराज होकर नई पार्टी बना ली थी भारतीय जनशक्ति। 2008 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था पार्टी ने। तो उमा भारती को खुद को अपने गृह जिले में हार का सामना करना पड़ा था जी। इसके बाद मजबूरी में और बाद में कोई विकल्प न देख वो बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ ही प्रहलाद पटेल भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए थे, गौरी शंकर सेजवारे, रघुनंदन शर्मा, ऐसे तमाम सारे नेता उनके साथ गए थे, लेकिन सब के सब मजबूरी में वापस बीजेपी में शामिल हुए। फिर प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री बने, उमा भारती खुद केंद्रीय मंत्री बनी। पार्टी ने उनको पहले चरखारी उत्तर प्रदेश से विधानसभा का और बाद में झांसी लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। और इस बार उमा भारती ने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी भी जागृत है साफ तौर और वो पर प्रयास कर रही है कि जा सकता है, जिस तरह 2023 से भले ही उन्होंने मना कर दिया हो चुनाव लड़ने से, लेकिन जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने भतीजे को आगे किया और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में दबाव के चलते ही और उमा भारती और लोधी समाज को साधने के लिए बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी को मंत्री पद में शामिल किया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमें इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए। क्योंकि जिस तरह से एक लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें चल रही थी और पहले यह भी कहा जा रहा था कि सिंधिया के कुछ मंत्री हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है, लेकिन उन सभी अटकलों, सभी अफवाहों को विराम लगाते हुए शिवराज कैबिनेट का विस्तार किया गया है। 4 नाम फाइनल करने थे, लेकिन उसमें से 3 नाम फाइनल किए गए हैं और हर वर्ग को इसमें साधने का प्रयास किया गया है। राजेंद्र शुक्ल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, इसके साथ ही गौरी शंकर बिसेन को शामिल किया गया और राहुल सिंह लोधी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और एक नाम पर लगातार जो है असमंजस्य अब भी बरकरार है और देखने वाली बात होगी कि अगला नाम क्या होगा जो बीजेपी ऐलान करेगी, किस वर्ग को साधने का प्रयास करेगी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी जुड़ चुके हैं। चैतन्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। चैतन्य जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, जी पहुंच रही जी नमस्ते भट्ट साहब, जिस तरह से हमने देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है 2 से ढाई महीने पहले, आखिर क्या जरूरत पड़ी बीजेपी को मंत्रिमंडल विस्तार करने की? देखिए, क्या है कि ये चुनाव अभी 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और लंबे समय से जो ये 4 पद रिक्त थे उसको लेके बहुत लंबे समय से ऊहापोह चल रही थी, क्योंकि इतने दावेदार, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनमें से किसको मंत्री पद दिया जाए ये काफी कठिन था। लेकिन पिछले दिनों जब अमित शाह जी यहाँ जब भोपाल आए थे तब उन्होंने इशारा किया था कि जो 4 पद खाली हैं उनको भरा जाए, और उसको लेके भी काफी लंबे समय से विचार विमर्श चल रहा था कि आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा या कल होगा या परसों। ले दे के महाकौशल से, विंध्य से और बुंदेलखंड से एक मंत्री लिया गया है। राहुल लोधी, चूंकि उमा भारती बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाती जा रही हैं, तो उनको भी साधने का एक प्रयास किया गया है। जैसे उन्होंने शराब के मामले में काफी विरोध किया था तो आहते बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने और भी कई बातें कही थी कि नर्मदा में अगर क्रूज चलाया जाएगा तो मैं उसको उखाड़ फेंकूंगी, तो उनके जो तेवर थे उनको नम्र करने के लिए ये प्रयास किया गया कि उनके जो करीबी राहुल लोधी हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। गौरी शंकर बिसेन भी अपने कुछ पिछले लंबे समय से जो बयान दे रहे थे उससे भी उनका आक्रोश झलक रहा था, और इसलिए महाकौशल के बालाघाट से उनको एक बार फिर से मंत्री पद दिया गया है। विंध्य का भी काफी लंबे समय से उपेक्षित माना जा रहा था विंध्य, तो वहां से राजेश शुक्ला को, मतलब ब्राह्मण को, एक पिछड़ा वर्ग को, एक ओबीसी को, इस तरह से एडजस्ट किया गया है। अब चौथा व्यक्ति कौन होगा ये वास्तव में संशय की स्थिति है। मुझे लगता है कि महाकौशल को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से उपेक्षित रखा, और उसके पीछे कारण ये था कि उनको लगता था कि महाकौशल तो हमारा अपना है, इसको अगर कुछ ना भी देंगे तो ये कहीं विद्रोह की स्थिति में नहीं होगा।
जबलपुर जो महाकौशल का हृदय स्थल माना जाता है, इसको हमेशा से उपेक्षित रखा गया है। जी। अजय बिश्नोई जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, वो लंबे समय से महाकौशल की उपेक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इस बार मौका नहीं मिला, जबकि नाम उनका भी चल रहा था कि शायद उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जी। तो स्थितियां ये है कि पूरा एडजस्टमेंट किया गया, लेकिन मुझे बिल्कुल लगता है कि चैतन्य जी, जिस तरह जी। से जानकारी आप दे रहे हैं कि महाकौशल को हमेशा से उपेक्षित रखा गया क्योंकि जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल था वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा था, और उसका जवाब महाकौशल की जनता ने 2018 में दिया और 13 सीटों पर बीजेपी को संतुष्ट रहना पड़ा था। अब इस बार काफी फोकस जो है बीजेपी का है, और अब देखना होगा कि बीजेपी इस बार किस रणनीति के तहत महाकौशल पर काम करती है और आने वाले चुनावों में उसे क्या कुछ फायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया चैतन्य जी हमसे जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए कि आखिर बीजेपी किस रणनीति के तहत आने वाले चुनावों में काम कर रही है, क्योंकि हमने देखा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। राजेंद्र शुक्ल की बात करें तो जिस तरह से पेशाब कांड हुआ था उसका डैमेज कंट्रोल करने के चलते, ब्राह्मणों को साधने के चलते, ब्राह्मणों की जो नाराजगी थी उसे दूर करने के लिए राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राहुल सिंह लोधी की अगर हम बात करें तो राहुल सिंह लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, हालांकि जालम सिंह का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन बावजूद इसके उन्हें मौका दिया क्योंकि उमा भारती और लोधी समाज को साधना जो था, और लगातार उमा भारती का जो दबाव था वो बीजेपी पर लगातार बना हुआ था। इस वक्त हमारे साथ सूर्यकांत जी जुड़ चुके, वरिष्ठ पत्रकार। सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादिर टीवी में। जी सर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, और पहले तो ये अफवाहें भी थी, ये चर्चाएं भी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के जो मंत्री हैं उनमें से किसी की छुट्टी हो सकती है और उसके बाद नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। लेकिन अब इन सभी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए चुनाव से ठीक 2-2.5 महीने पहले बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया और 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया है, लेकिन अभी भी एक नाम पर संशय बना हुआ है। आप इसे किस तरह से देखते, किस रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, चुनाव का समय है और हर सरकार और हर राजनीतिक दल चाहता है कि वो जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साध ले, जिसका फायदा चुनाव में उसके दल को मिल सके और प्रत्याशियों को मिल सके। जी। इसी परिप्रेक्ष्य में यह मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। अगर सरकार समय से पहले और सत्तारूढ़ संगठन इस समय से पहले करता तो उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलता, लेकिन चुनाव के ठीक 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने में इसलिए कह रहा हूँ कि चुनावी आचार संहिता लग जाएगी, ऊपर 1.5 महीने का समय बचेगा, नवंबर में चुनाव होना है चूंकि प्रदेश में। ऐसे वक्त में अगर आप जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने के हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो जनता भी जानती है, सारे लोग जानते हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे सरकार का क्या लक्ष्य है, उसकी मंशा क्या है। तो इसका मुझे लगता है ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। आपने जिस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल किया है और आपने जातिगत समीकरण साधने के लिए अगर बुंदेलखंड के अंचल से आपने राहुल लोधी को लिया है तो उसके पीछे की भी वजह भी सारे लोग जानते हैं, लोगों को पता है, और इससे कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और उन विधायकों में असंतोष बढ़ना तय है जो पिछले कई बार से निर्वाचित होते आ रहे हैं और मंत्री पद के दावेदार भी बने हुए हैं। उनको आपने दरकिनार करके जातीय समीकरण साधने के लिए या एक पार्टी के बड़े नेता को खुश करने के लिए उनके भतीजे को आपने लिया जो पहली बार निर्वाचित हुए और जिनका प्रभाव सिर्फ अपनी बुआ की वजह से समाज में बना हुआ है। अगर पूरे जहां से वो आते हैं उस जिले की बात कर लिया, टीकमगढ़ और निवाड़ी, जो निवाड़ी पहले टीकमगढ़ का हिस्सा हुआ करता था, तो व्यक्तिगत रूप से राहुल लोधी का प्रभाव उस पूरे जिले में कहीं नहीं है। उनका प्रभाव अगर है तो उमा भारती की वजह से है। तो उमा भारती को कुछ करने के लिए आपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया, उनकी जगह आपने पहली बार के विधायक राहुल लोधी को आपने शामिल कर लिया है। ठीक है, आपने जातिगत समीकरण साधने का प्रयास किया, हर राजनीतिक दल और सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं उसे के मंत्रिमंडल का या उसके कामों का चुनाव में फायदा मिले, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके ही पार्टी के विधायकों और नेताओं पर भी पड़ेगा। कई विधायक ऐसे हैं जो 7-7 बार से निर्वाचित होते आ रहे हैं, 4 बार से निर्वाचित हो रहे हैं, 5 बार से, लेकिन उन्हें अब तक एक भी बार मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। इसमें सबसे बड़ा नाम केदारनाथ शुक्ला का है, उनका हर बार नाम चलता है, लेकिन उन्हें हर बार शपथ ग्रहण समारोह के ठीक पहले बार कर दिया जाता है। तो ऐसे नेताओं में कहीं ना कहीं असंतोष तो बढ़ेगा, और इसका फायदा जहां तक भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार या सरकार से जुड़े लोगों ने मंथन करके जो भी निष्कर्ष निकाला हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि सरकार को इससे कहीं ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। और आप एक चीज और देखिए, चुनाव के ठीक पहले अगर आप मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो उसमें
दो नाम तो चलो समझ में आते, गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला, जी। दोनों वरिष्ठ मंत्री रहे, कई बार मंत्री रहे, तो उन्हें कामकाज समझने और उसमें ज्यादा बिल्कुल, समय नहीं बिल्कुल। लगेगा। लेकिन राहुल लोधी जब तक अपने विभाग का कामकाज समझेंगे, काम करने का तरीका जानेंगे, तब तक चुनावी आचार संहिता लग जाएगी। तो बिल्कुल, उस बिल्कुल। विभाग से कुछ होना नहीं है। इससे कहीं ना कहीं सरकारी खजाने पर भी भार आएगा और उसका बिल्कुल, जिस खामियाजा तरह कहीं से ना कहीं सूर्यकांत जी आप प्रदेश की जनता जानकारी को दे रहे हैं कि भुगतना कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ इससे आने वाले चुनावों में कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए 3 नेताओं को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, 3 लोगों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है और ऐसे में जो रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी काम कर रही है उसका फायदा कितना बीजेपी को मिलेगा ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन अभी भी बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि राहुल सिंह लोधी को जिस तरह से शामिल किया गया, ऐसे में गौरी सिंह बिसेन की बात की जाए, राजेंद्र शुक्ला की बात की जाए, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और जब तक ये विभाग का कामकाज समझेंगे तब तक आचार संहिता लग जाएगी और ऐसे में किसी तरह का जो फायदा है फिलहाल जो हमारे वरिष्ठ विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे, उनका यही कहना है कि आने वाले समय में इसका फायदा जो है बीजेपी को नहीं मिलेगा। और अब जिस तरह से कई चुनौतियां बीजेपी के सामने तो है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती अब कांग्रेस भी होगी। कांग्रेस भी लगातार कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस का सामना, एंटी इनकम्बेंसी का सामना किस तरह से बीजेपी करेगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।